चलिए तो शुरू करें अपनी क्लास। तो आज से आपको पता है कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, जो आपने हो सकता है क्लास 6 में पढ़ा हो, क्लास 7 में पढ़ा हो, या आपने मिस कर दिया है ना। कुछ बच्चे पढ़ रखे लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजों को भूल रहे हो आप, तो वो सारे कंसेप्ट जो 6, 7, 8 के थे वो सारे कंसेप्ट को रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है। अच्छा, काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, छुट्टियां थी, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि पोल में कैसे आंसर करना है आपको। जब भी मैं बोलूंगा कि पोल सेक्शन में आंसर करिए, उस वक्त आपको पता है कि आपका चैट बंद रहेगा, चैट में आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे। तो पोल में आंसर करने के लिए आप नीचे में क्लिक करते हो, 3 डॉट पर क्लिक करते हो। ऐसे आप सभी यस को सर। पता है, काफी बार आप कर चुके हो ये सारी चीज। उसके बाद ये इन कॉल मैसेज पे आप क्लिक करते हो, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, 4 ऑप्शन रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और ऑप्शन दिखेंगे ABCD, है ना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको क्या करना है, आंसर लिख लेना है अपने कॉपी पर। जो भी आंसर सही लग रहा है, मान लो अगर बी सही लग रहा है तो बी पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे में जो वोट लिखा हुआ है, इस वोट पर क्लिक करोगे, है ना। इस पे क्लिक करने के बाद ये वोटेड लिखा हुआ आएगा, जैसे ही वोटेड आएगा इसका मतलब आपका आंसर जमा हो चुका है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है। उसके बाद बैक करोगे, वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाओगे, है ना। तो इस तरीके से करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर दिया क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला कंसेप्ट आज का हमारा क्या है, अंक गणितीय व्यंजक यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। कुछ बच्चों को पता भी होगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है, काफी छोटा सा काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सिंपली आपको याद क्या रखना है, अंक गणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा रखा है, जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं होती है उसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। सिंपली आप इतना याद रखना कि हमारे पास अगर कुछ संख्या लिखे रहे, ठीक है, कुछ नंबर लिखे रहे, ठीक है, और ये संख्याएं आपस में अगर जोड़, घटाव, गुना या भाग, मतलब प्लस माइनस इनटू या डिवीजन, इसको क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर नंबर्स जोड़, घटाव, गुना या भाग के द्वारा आपस में जुड़े हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अंक गणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ध्यान देना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संख्या यानी नंबर्स आने चाहिए। अब वो संख्या कैसे भी हो सकती है, जैसे कि उदाहरण 1 को देखिए, 2+5। इसमें 2 क्या है बताओ, 2 को आप क्या बोलोगे, सर 2 एक संख्या है। 5 क्या है, 5 भी एक संख्या है। और ये दोनों संख्या आपस में एक जोड़ के निशान के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है ना। तो आप बोलोगे सर 2+5 क्या है, अंक गणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसी तरीके से उदाहरण 2 को देखिए। तो उदाहरण 2 में अगर मैं बोलूं कि 33 क्या है, तो आप बोलोगे सर 33 यानी 33 क्या है, संख्या है। 7 एक संख्या है, 5 एक संख्या है और 2 एक संख्या है। और ये संख्याएं आपस में माइनस, इंटू और प्लस के द्वारा जुड़ी हुई है ना। तो आप बोलोगे सर 33, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, ये कुछ मैंने संख्या लिख दिया। अब इन संख्याओं को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का साइन, गुना का साइन और प्लस का साइन के द्वारा आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, इनको जोड़ रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या है, अंक गणितीय व्यंजक। तो मुझे बताओ ये उदाहरण 3 लिखा गया है, ये अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं, यस या नो, बताइए। यस। बिल्कुल है। आप बोलोगे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सर 225 क्या है, 225 एक संख्या है। सभी को आप देखो 225 आपको एक संख्या दिखेगा, 157 157 एक संख्या है, 3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 85 एक नंबर है। और ये सारे संख्या किससे जुड़े हुए हैं, प्लस या माइनस या इंटू या भाग, है ना। जोड़, घटाव, गुना, भाग से जुड़े हुए, माइनस, इंटू, डिवीजन और प्लस। तो आप बोलोगे सर यह भी एक अंक गणितीय व्यंजक है। तो ये क्लियर है, अंक गणितीय व्यंजक समझ जाओगे क्या है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताओ अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं है। कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड में आप बता सकते हो, बताइए ये अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं। 5 यस इंटू सर। फोर बिल्कुल है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5, यहाँ 4, 3 और 7 लिखे गए हैं, 5 और 4 के बीच में गुना का साइन दिया गया, 4 और 3 के बीच में माइनस का साइन लगाया गया, 3 और 7 के बीच में प्लस का साइन लगाया गया, है ना। तो ये नंबर्स आपस में प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं, इंटू या भाग मतलब। तो आप कहोगे सर ये एक अंकगणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिख दूं, अच्छा यहाँ पर एक चीज था संख्या। अब वो संख्या आपने मैथ्स में कई बार चैप्टर नंबर 1 में भी आपने पढ़ा है, इसका तो आंसर आपको पता ही है सर, है ना, ये अंकगणितीय व्यंजक है। तो संख्या आप काफी तरह का आप पढ़ चुके हो, जैसे कि दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, या पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर।
तो ये सारे ही संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 22/9 प्लस 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं है, ये बताओ, यस या नो, आपका आंसर क्या होगा? 22/9 प्लस 8। तो आप बोलोगे सर 22/9 भी एक प्रकार का संख्या है, परिमेय संख्या, ए बटा बी के फॉर्म की संख्या आप याद करो, पी बटा क्यू के रूप की संख्या याद करो, है ना, पी बटा क्यू के रूप की संख्या है ये। तो 22/9 भी एक परिमेय संख्या है, 8 का एक संख्या है, तो ये दोनों प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर यह भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5.9 इंटू 7 माइनस 3/2 प्लस 8, ये, या मैं लिख दूं यहाँ पर √8 वर्गमूल 8, ये बताइए अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं, यस या नो? अगेन आप बोलोगे सर 5.9 क्या है, दशमलव संख्या है ना, एक दशमलव संख्या है। 7 क्या है, एक नॉर्मल नंबर है ना, एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक कह सकते हो। 3/2 एक परिमेय संख्या है और √8 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आप बोलोगे सर यह भी क्या है, सभी संख्याओं जोड़े और घटाव के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर ये बीजगणितीय व्यंजक है हमारे पास। चलिए अगला मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9 और ब्रैकेट में लिख दूं 23 प्लस 8/7, ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं, यस या नो? यस। अगेन सभी का यस आ रहा है, तो बोलोगे सर यह भी अंकगणितीय व्यंजक है ना, अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ना। 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर लिखने का मतलब ये 4 है, 5 और 9 23, 8/7 ये सारे संख्या है, तो आप बोलोगे सर यह भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, तो अंकगणितीय व्यंजक इस टाइप के काफी सारे उदाहरण मैंने दे दी। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक लास्ट एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 4, ये अंकगणितीय व्यंजक है क्या, इसके बारे में बताइए। तो इसको बोलोगे सर नहीं सर, ये वाला अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक नंबर दिख रहा है x, या एक टर्म दिख रहा है हमें x, और x के बारे में आप क्या बोलोगे सर, x कोई संख्या नहीं होती गणित में, है ना, ये अंग्रेजी का एक अक्षर है, ये संख्या नहीं है। ये अलग बात है कि आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग चर के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, तो x कोई संख्या आएगा, है ना। लेकिन मुझे बताइए, गणित में एक्स वाई जेड कोई संख्या होती है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 संख्या होती है, एक्स वाई जेड तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, है ना? मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं x-9, ये अंकगणितीय व्यंजक है क्या? तो नहीं, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म मुझे दिख रहा है x, और ये x कोई संख्या नहीं, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई एक्स वाई जेड का टर्म आ जाए, तो वो क्या होगा, अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। समझ में आया कि किसको हम लोग अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहेंगे? चलो, तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं 53 माइनस 9 इंटू 7 प्लस 22/3, ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है, यस या नो? तो अभी आप कह रहे हो कि हाँ सर ये अंकगणितीय व्यंजक है, ठीक है, तो इसका आंसर तो बिल्कुल सही है कि हाँ ये अंकगणितीय व्यंजक अभी तो है, ठीक है, यस। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, और यहाँ पर एक 9 के बाद एक y लगा दिया, 9 के बाद क्या लगा दिया, y लगा दिया। अब मुझे बताइए, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है? वेरी गुड, तो आप कह रहे हो नहीं। अब एक भी चर अगर आ गया, चर के बारे में पढ़ेंगे, एक भी अल्फाबेट अभी के लिए समझना, कोई अक्षर आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी, तो आप बोलोगे सर y के आ जाने के कारण ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि y कोई संख्या नहीं होती। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करें, होल सेक्शन में बताइए, अगर क्लियर है सभी Yes, कुछ sir. तो यस लिख के बताइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पर बताना है यस या नो में। इसमें से ये जो व्यंजक लिखा गया है, ये अच्छा लिखा गया, क्या 9 + 3 - 7.5 एक अंकगणितीय व्यंजक है, यस और नो, बस हाँ या ना में आंसर पोल करना। खोल लो। हाँ पोल खोल रहा हूँ, बस थोड़ी देर, चलो बताइए। दो ही ऑप्शन दिखेगा, ए या बी। अगर आपको लगता है ये अंकगणितीय व्यंजक है तो ए कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं है तो नो कीजिए, और आंसर सभी का आना चाहिए। कर बुद्धिनो दिया सर। कर दिया, ठीक है, हाँ काफी समय दिया कम सर। लगना चाहिए। जो काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पोल में आंसर नहीं करना है, सभी को करना है पोल में। ये देखा भी जाता है कि आप पोल में आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो ज्यादा समय लेते हैं, 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है 100% आंसर सही आया है ना, और आने भी चाहिए। चैट ओपन है आपका, कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख देना। देखो बोला गया है कि क्या ये जो लिखा गया है ये अंकगणितीय व्यंजक है, हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया 9 + 3 - 7.5। 9 एक संख्या है, 3 एक संख्या है, 7.5 एक दशमलव संख्या है ना। ये सभी प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े गए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये अंकगणितीय व्यंजक है। संख्याएं के बीच अगर कुछ प्लस या माइनस का साइन है या इंटू या डिवीजन का साइन है। अच्छा स्क्रीन रुक गया है क्या? अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ, तो आप बोलोगे सर ये अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए नहीं दिखेगा और फिर से दिखेगा तो बताना। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, तो कभी भी स्क्रीन की अगर प्रॉब्लम होगी ना तो आपको आपके पहले मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हाँ ये एक अंकगणितीय व्यंजक था। ये क्लियर है? आंसर सभी के सही आए थे। अगला क्वेश्चन करिए। चलो यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? कौन सा नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो आपसे अंकगणितीय व्यंजक सर पहचानने के बोलो लिए नहीं बोला जा रहा, आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। सर कर पहचानने का दीजिए। तरीका क्या बताया था आपको? यही बताया था कि जहां पर भी एक चर आ जाए, एक्स वाई जेड का कुछ टर्म्स आ जाए, वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो आप चेक करो। अच्छा ये सारे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है ना। आप बस सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो। ऑप्शन ए को देखो, क्या ये यस है या नो है, मतलब अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं। अगर होगा तो आंसर नहीं होगा, और अगर ये व्यंजक नहीं होगा तो आंसर होगा, है ना। तो चेक कीजिए। इसी तरीके से सारे ऑप्शन को देखो, जो भी नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। अच्छा आंसर बताना नहीं है, ठीक है। और काफी आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हो चुके, काफी समय से क्लास कर रहे हो, तो ये सारे रूल तो आपको पता है ना। चलो सभी के आंसर आ चुके हैं, और अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक आंसर गलत आया, बाकी सभी के आंसर सही आए। ऐसे आना सभी का आंसर सही चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर पहचानना है डी। डी सभी का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही, डी है हमारा सही आंसर। अब डी क्यों हुआ, कोई बता सकता है क्या माइक ऑन करके कि डी हमारा आंसर क्यों हुआ? एनीवन? सर सर है क्योंकि बात में एक्स वाई कोई वेरी चर आ जाए तो उसकी जगह वो अगणितीय व्यंजक नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें एक y दिख रहा है और y एक संख्या नहीं है, ये चर है जो हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये y जो है ये कोई संख्या नहीं है। तो हमने अंकगणितीय व्यंजक में क्या बोला था कि सिर्फ संख्या होनी चाहिए, है ना। सिर्फ संख्या प्लस माइनस गुना भाग से जुड़ा होना चाहिए। तो y के कारण आप बोलोगे सर ये हमारा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, और ये नहीं है यही इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन को देखोगे तो इसमें क्या है, सभी संख्याएं। ऑप्शन बी को देखोगे तो इसमें जितने भी चीज लिखे गए सारे नंबर्स लिखे गए। ऑप्शन सी में भी सारे नंबर्स लिखे गए। 2 का स्क्वायर देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर है। तो ये भी एक संख्या है, संख्या को लिखने का एक तरीका है ना। तो आप बोलोगे सर ये सारे सभी संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी में एक हमें वाई दिख रहा था जो संख्या नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर है। क्लियर है सभी का? ऐसे एक ही आंसर गलत था, तो क्लियर है? बताइए आगे बढ़े। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत आसान है, लेकिन आसान होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है। इजी बट इंपॉर्टेंट। अचर यानी कांस्टेंट, और चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका मान बदले, वैरी करे। कांस्टेंट मतलब जिसका मान नहीं बदले, मतलब फिक्स रहे। ठीक है, तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं कि अचर क्या है, चर क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है ना। डेफिनेशन देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं, अच्छा पहले डेफिनेशन के पहले ये समझना कि मैथ्स में क्या होता है ना, हम लोग काफी सारे सिंबल को यूज करते हैं, चिन्ह को यूज करते हैं, या कह सकते हो प्रतीक, है ना। चिन्ह को यूज करते हैं या प्रतीक को यूज करते हैं, सिंबल। अब ये सिंबल के मान हो सकते हैं कि फिक्स हो
या फिक्स नहीं हो। जैसे कि मैं कह रहा हूं हमारे पास एक बैग है, ठीक है, इस बैग में कुछ बॉल है। अब मुझे बताइए इस बैग में कितने बॉल आपको दिख रहे हैं? दो। 2 बॉल। आपने क्या बोला? 2। तो 2 को लिखने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं और वो सिंबल कुछ ऐसा लिखाता है। आप बोलोगे सर ये 2 है, ठीक है, 2। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स बनाऊं और यहाँ पर मैं टोटल 4 बॉल बना दूं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस 4 को लिखने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है और ये 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से सिंबल है और ये एक संख्या भी है ना। तो ये जो 2 है, ये 4 है, इसके मान फिक्स है। अगर मैं 2 लिख दूं तो इसका मान फिक्स है, 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, 4 का वैल्यू हमेशा 4 रहेगा, 5 का वैल्यू 5 रहेगा। तो ऐसे सिंबल, समझिएगा, ऐसे सिंबल या ऐसे चिन्ह जिनके मान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, यानी जिसका वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहेंगे, यानी अचर कहेंगे। समझ में आया? तो जितने भी संख्या हैं आपके पास, जितने भी मैथ्स में नंबर है, चाहे वो कैसा भी संख्या हो, जैसे मैं लिख दूं 5, तो ये अचर है, कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा। अगर मैं लिख दूं -3 नेगेटिव नंबर, ये भी एक अचर है। अगर मैं लिख दूं 5/7, तो यह भी एक अचर है, कांस्टेंट है। मैं लिख दूं √3, यह भी एक अचर है। मैं लिख दूं 1.3, 1.6, या मैं लिख दूं 1.08597, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स आपको अभी आपके स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे नंबर क्या हो गए? अचर यानी कांस्टेंट। बताइए, तो मैथ्स में मैं आपसे बोलूं कि जितने भी संख्याएं होते हैं वो सभी अचर होते हैं क्या? बताइए। यस सर। तो जितने भी मैथ्स में संख्याएं होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर अचर के कैटेगरी में आएंगे, यानी कांस्टेंट के कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, दशमलव संख्या हो, परिमेय संख्या हो, भिन्न हो, है ना, अपरिमेय हो, परिमेय हो, है ना, ये सारे के सारे अचर में आएंगे। अब चर क्या होगा? चर मतलब वेरिएबल। कुछ सिंबल को हम लोग मैथमेटिक्स में, आप लोग जब क्लास 9 में हो, कई बार आप लोग मैथ्स में देखोगे कि एक्स वाई जेड का यूज करते हैं ना, एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्सेट्रा, इस टाइप के कुछ यूज करते हैं। और अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बीजगणित में पढ़ते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर बीजगणित में, जब भी हमने बीजगणितीय अलजेब्रा पढ़ा, वहां पर कई बार मैथमेटिक्स के बुक में आपने एक्स वाई जेड वाला टर्म देखा है ना। तो अंग्रेजी का अल्फाबेट जो आता है, ऐसे सिंबल जिसका मान फिक्स नहीं होता, जैसे कि मैं लिख दूं एक्स, तो आप बता सकते हो क्या कि एक्स का वैल्यू कितना है? मैं एक्स का मान अपने मन में क्या सोच रहा हूँ, नहीं बता सकते आप, है ना। एक्स का वैल्यू 5 हो सकता है, एक्स का वैल्यू कभी 22/7 हो सकता है। किसी क्वेश्चन का आंसर आप निकालते हो तो एक्स का वैल्यू -3 आएगा, है ना। कभी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 1.5 आएगा। तो मुझे बताइए एक्स का मान जो है, यह फिक्स है या फिक्स नहीं है? बताइए, एक्स का मान फिक्स है या एक्स का मान फिक्स नहीं है? तो आप देख रहे हो सर एक्स तो बदल रहा है, कभी एक्स का वैल्यू 5 दिखा, कभी एक्स का वैल्यू मुझे 22/7 दिखा, कभी एक्स का वैल्यू -3 दिखा, एक्स का वैल्यू 1.5 दिखा, अलग अलग नहीं, अलग अलग हो सकता है ना। तो आप बोलो सर ऐसे सिंबल जो अंग्रेजी के कुछ अल्फाबेट जिसको हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसके मान फिक्स नहीं होते हैं, जिसके वैल्यू फिक्स नहीं हो, स्थिर नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका मान फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। या कह सकते हो ऐसा सिंबल जिसका मान बदलते रहे, उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल मतलब वैरी करना, बदलना, ठीक है। तो अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में बेसिकली, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारे, या पी, क्यू, आर, जो भी आप यूज करते हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। क्लियर है? बताइए, अचर और चर, क्लियर हुआ दोनों ही चीज? अचर क्या होगा, चर क्या होगा? ठीक है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो, जो भी चीज अभी मैंने पढ़ा, ये सारे चीज यहाँ पर लिखे गए, देखो क्या क्या लिखा गया है। एक चीज तो याद रखना कि वैल्यू फिक्स्ड होगा, यहाँ पर चर में वैल्यू फिक्स नहीं होगा। दूसरा चीज, जितने भी संख्याएं होती है वो सारे के सारे अचर में होते हैं। कुछ उदाहरण लिखे गए यहाँ पर, कैसा भी नंबर लिख दो वो अचर ही होगा। चर के लिए कुछ भी अल्फाबेट यूज कर लेते हैं अंग्रेजी का, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, कुछ भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये सारे क्या हो जाएंगे? अचर हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। पोल सेक्शन में नहीं, चैट में भी आपको आंसर करना है, ठीक है। अभी आपको आंसर चैट में देना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं
गुड इवनिंग अंकित, चलिए अभी ध्यान से पढ़िए, काफी लेट आप क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक है। चलो मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5, तो 5 के बारे में मुझे बताओ कि ये कैसा है, ये अचर है या चर है? अचर है तो ए लिखिए और चर है तो बी लिखिए, बताइए ये अचर है या चर है? तो आप बोलोगे 5 का वैल्यू फिक्स है, एक संख्या है, एक नंबर है, यानी एक कांस्टेंट है ना, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं m, तो m के बारे में आप क्या बोलोगे? m के लिए आप बोलो अचर है या चर है, ए या बी, सेम ऑप्शन। तो अब बोल रहे हो सर बी है ना, तो बी, m क्या है, m का कुछ वैल्यू में फिक्स नहीं है, अंग्रेजी का अल्फाबेट है ना, तो आप बोलोगे सर ये एक वेरिएबल है, चर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए 2x + 5, इसमें मुझे बताइए चर क्या है? चर क्या है? 2x + 5 में चर क्या है, वेरिएबल क्या है? तो बंटी कह रहे हैं कि सर x है ना, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि जो x दिख रहा है ये, इसे हम लोग चर कहते हैं, तो चर x है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2x + 5 में अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो 2x + 5 में आप बोलोगे सर अचर हमारा 2 है और एक 5 है, ये दोनों ही क्या हो गया, अचर हो गया। समझ में आया? तो 2 क्या हुआ, अचर हुआ, 5 हमारा अचर हुआ, ठीक। अगर मैं लिखूं 2x² + 5yz, ठीक है, और 5yz³, मैं यहां से आपसे पूछूं कि अचर क्या है, आप मुझे बताओ यहां पर अचर क्या है? नहीं, अचर पूछ रहा हूं, कांस्टेंट पूछ रहा हूं, जब भी अचर बोलो ना तो जो बदले नहीं। 2 और 3 कैसे, 2 और 5 है ना। अच्छा देखो, आपको पावर नहीं देखना है, आपको बस ये नंबर देखना है 2 और 5, ठीक है, 2 और 5, यहां पर से कंफ्यूज नहीं करना, ये 3 हमारा अचर नहीं कहलाएगा, ठीक है, जो पावर है उसको नहीं देखना, ठीक है, यही सारी चीज छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, 2 और 5। अगर मैं बोलूं चर क्या है, देखो चर में अभी आपको कुछ पावर नहीं लिखना होता। अगर मैं पूछूं कि चर क्या है, वेरिएबल क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल z है। आपको x² y और z³ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ xyz बता देना है कि सर xyz हमारा चर हो गया। समझ में आया? कैसे बताएंगे, बताइए, क्लियर है कि हम लोग किस तरीके से चर अचर बताएंगे, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 2p प्लस, क्या मैं लिख रहा हूं 9 + z, यहां पर बताइए अचर क्या है, कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा हूं। 9 है ना, काफी सिंपल है। अगर मैं लिखूं 9 + z², अब बताइए अचर क्या है, अचर क्या है? अगेन 9 होगा ना, यहां पर 2 भी लिखेंगे क्या, यस या नो, 2 भी लिखेंगे हाँ या ना, तो आप बोलोगे नो सर 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो ऊपर में वेरिएबल का पावर दिख रहा है तो वो चर का पावर है, इसलिए हम कहेंगे नहीं, 2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 होगा। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, वेरिएबल बताइए। जेड। वेरिएबल जेड है ना, Z² भी लिखने की जरूरत नहीं है, जेड का वर्ग भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेड लिख देंगे, काम चल जाएगा हमारा। क्लियर है? चर अचर बता दोगे, काफी आसान है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 5p² + 7q⁴, मुझे बताइए यहां पर सबसे पहले अचर बताइए, अचर क्या क्या है? 5 और 7। 5 और 7, वेरी गुड। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए चर क्या है? PQ। p एंड PQ। q, यही इंपॉर्टेंट है कि आपको p² और q का क्यूब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस p और q लिख दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। चर को पहचानना था, p और q बोल दिया, ठीक है।
अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पोल सेक्शन में, सभी लोग रेडी है? यस सर। ठीक, तो अभी क्वेश्चन अपीयर होगा, तो काफी इजी जी क्वेश्चन है, लगातार 6 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 अचर पे बेस्ड, तो काफी जल्दी जल्दी आपको आंसर करते जाना है, ठीक है? हाँ ध्यान से, मतलब जल्दी करने का मतलब ये नहीं गलती करोगे, ठीक है? पूछा जा रहा है क्या वाई अचर है, हाँ या ना? वाई क्या है, आप सोचो वाई क्या है, क्या ये कांस्टेंट है? अगर आपको लगता है यस तो आप ए कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी कीजिए, बस 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स करना है। वाई कांस्टेंट है ऐसा लिखा गया है, वाई अचर है, ये सही है या गलत है? ध्यान से देखिए, काफी इजी सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें मुझे 2-3 बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है, और जो आंसर गलत होना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि इसमें तो बस देखना है ना वाई क्या है, चर है या अचर है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, अचर को दिमाग में रखिए, अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स हो। क्या वाई का वैल्यू फिक्स है, ऐसा सोचिए। चलिए कितना समय ले, अभी 5 सेकंड में एंड करें, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 4 3 2 1। अच्छा समय थोड़ा कम दे रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको समय लगेगा नहीं, है ना? कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं, आप आंसर देख के बता सकते हो, बस स्क्रीन को ध्यान से देखना है। ऑप्शन बी है ना, कह रहे हो ऑप्शन बी होगा सर। वाई लिखा क्या गया है, वाई कांस्टेंट है, वाई अचर है, जबकि ये गलत है ना, ये स्टेटमेंट को आप क्या बोलोगे सर, ये तो गलत है। वाई क्या है, वाई तो हमारा चर होता है ना? ये एक अल्फाबेट है इंग्लिश का, जिसको इसका मान बदल सकता है ना? ये कोई नंबर थोड़ी है ना? कोई भी नंबर नहीं है ये, इसका वैल्यू कभी 5 होगा, कभी 3 होगा, कभी -3 होगा, है ना? तो आप बोलोगे सर वाई तो चर होता है, इसलिए ये गलत है, और गलत है तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा, तो ये गलत था, ठीक है? समझ में आया, ये आंसर गलत होगा, ऑप्शन बी सही है, क्लियर है ना? तो जो भी 2-3 बच्चे का आंसर गलत था उनको समझ में आया, सभी के आंसर सही थे, लेकिन कुछ का आंसर जो गलत था उनको समझ में आ गया ना? ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया है, एक व्यंजक लिखा गया है m+3, ठीक है? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें से मुझे बताइए कांस्टेंट क्या है, अचर कौन सा है इसमें, m3 m+3 या डी? अच्छा मैं पोल थोड़ी देर में लॉन्च कर दूंगा, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बस वेट कर लिया करो, ठीक है? चलो चलो अभी पोल दिख रहा है, ठीक है? आंसर बताना नहीं है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पढ़िए, पोल सेक्शन में जाइए, पोल में जाकर आंसर कीजिए, सभी को आंसर करना है, और वेल डन, वेरी गुड कि अभी तक जितने आंसर आए हैं 100% आंसर सही है, ठीक है? कांस्टेंट यानी अचर को पहचानना है, m+3 में अचर कौन सा है, लेकिन अभी तक जितने आंसर आए वो तो सही आए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो आंसर सब कीजिए। दे दिया। हाँ जो दे दिया वो आंसर आ चुका है, ठीक है? अगर दे दियो तो बस थोड़ी देर वेट करो, और 10 सेकंड रुकते हैं, 3 बच्चे और हो, 2 बच्चे और हो, 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको बताना क्या था कि m+3 में अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर m+3, m ऑप्शन क्या बी है, से। एक चर है ना? ये हमारा चर है क्योंकि वेरिएबल है, वैल्यू बदलेगा इसका। 3 एक संख्या है, और जितने भी संख्या होते हैं वही अचर होता है ना? तो आप बोलोगे सर 3 अचर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, क्लियर है? समझ में आया? कांस्टेंट क्या होगा, 3 होगा, आंसर सही थे मैक्सिमम, है ना? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, लिखा गया है 2y+3z, फिर से अचर का ही क्वेश्चन है, 2y+3z, इसमें बताना अचर कौन सा है। चलो थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा आपको। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दिया सर। तो 2y+3 कर कर लिया, ठीक है? हाँ इतना समय काफी होता है ये सारे क्वेश्चन करने के लिए, इसमें कुछ सॉल्व थोड़ी करना है आपको, है ना? बस क्वेश्चन को देखना है, आपको आंसर दिख जाएगा। दिया सर पोल में उत्तर। ठीक है, वेरी गुड, और अच्छी बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम फिर से आंसर सही है। अच्छा एक आंसर गलत आया है,
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अचर पहचानना है, कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदले, जो फिक्स होता हो। ठीक है, चलिए 5 सेकंड रुके, 5 सेकंड में हो जाएगा सभी का। 2 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी पोल को एंड कर रहे हैं। चैट ओपन है, चैट पे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे पोल में आंसर दे रही हो तो ठीक है। ऑप्शन सी कह रहे हो ना, ठीक है, तो सभी का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है, 2y प्लस 3z, और 2y प्लस 3z, अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2y प्लस 3z, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा, जो भी नंबर से यहाँ पर लिखे गए, तो एक नंबर 2 दिख रहा है, एक नंबर 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 क्या है, ये दोनों हमारे पास 2 और 3 अचर कहलाएंगे, है ना, ये दोनों जिसके मान फिक्स है, ये कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, और मैं बार बार ये सारी चीज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए सीधे, है ना, कांस्टेंट को अचर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, यस आगे बढ़े। सर, हमारा सही था। हाँ, मैक्सिमम का आंसर सही था, सिर्फ एक ही आंसर गलत था, बाकी सभी का सही था। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन वेरिएबल्स पे आ गया, चर पर आ गया, तो अब ध्यान देना है कि इसमें पूछा जा रहा है, बोला गया y एक चर है, क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। अगर आपको लगता है ये सही लिखा गया तो ऑप्शन ए कीजिएगा, अगर आपको लगता है गलत है तो ऑप्शन बी कीजिएगा। पोल थोड़ी देर में आपको दिखेगा अभी, और समय थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि फिर से आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखे आपको, लेकिन आपको बस ए या बी में करना है। ठीक है, हाँ या नहीं, क्या y चर है, इज y ए वेरिएबल, अगर वेरिएबल है तो यस कीजिए, वेरिएबल नहीं है तो बी कीजिए। आपको क्या लगता है। कर दिया सर आंसर पोल में। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप आंसर करते हो ना, आपका आंसर सबमिट हो जाता है, जैसे ही आप वोट पर क्लिक करते हो, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे वेरी गुड, आपने कर दिया तो ठीक है। सर चलो, तो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, सभी के आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। 5 4 3 2 1। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और अगेन, अच्छा, एक दो आंसर गलत क्यों हो रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो बताइए मुझे कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। एक या दो बच्चे का आंसर गलत हो रहा है, बाकी सभी आंसर सही आ रहे हैं। जैसे पूछा क्या है, y एक चर है, y के बारे में क्या बोला जा रहा है कि चर है, यानी एक वेरिएबल है, ऐसा लिखा गया है क्वेश्चन में। अब आपको बताना है क्या ये सही लिखा गया या गलत लिखा गया, तो बिल्कुल सही लिखा गया, y एक चर, एक वेरिएबल है, y का वैल्यू फिक्स नहीं होता, अंग्रेजी का अक्षर है ना, तो y कोई संख्या नहीं है, ऐसा भी कह सकते हो सर, y कोई संख्या नहीं है मैथ्स में, है ना, y का वैल्यू कभी 5 हो सकता है, y का वैल्यू कभी 3 हो सकता है, y का वैल्यू कभी -8 हो सकता है, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगा, है ना, तो y एक क्या है, चर है, यानी वेरिएबल है, और वही लिखा भी गया है, तो बिल्कुल ये सही है ना, यस। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, y बिल्कुल एक चर है ना। मैक्सिमम आंसर सही थे, बस एक या दो का आंसर गलत था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, अदरवाइज अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है ना, अगर डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, अगला यहाँ नहीं पर सर, बोला कोई गया है डाउट नहीं है। x-7 में, x-7 एक एक्सप्रेशन लिखा गया, आपको बोला गया है कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को, और मुझे बताइए कि यहाँ पर वेरिएबल यानी चर कौन सा है, x है या 7 है या x-7 है, या इनमें से कोई नहीं। मेरे अकॉर्डिंग 5 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और जैसा कि आप सभी ने आंसर कर भी दिया है, काफी सारे आंसर आ भी चुके हैं। अच्छा, एक गलती मत किया करो कि आप सोचते कुछ हो और आंसर कुछ और करते हो। ठीक है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने कॉपी पर आंसर लिख लिया करो, जैसे अगर आपको लगता है ए तो ए लिख लो, बी तो बी लिख लो, है ना, फिर पोल सेक्शन में आंसर कर दो। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि जब पोल में जाते हो तो वहां पर क्वेश्चन नहीं दिखता, बस क्वेश्चन का नंबर दिखता है और 4 ऑप्शन दिखते हैं ABCD, है ना, तो कई बार आप भूल जाते हो कि मेरा आंसर क्या था, तो लिख लिया करो ABC या D। चलो आंसर कीजिए, अभी भी काफी सारे बच्चे हो, ऐसा क्यों। चलो 10 सेकंड रुके, 10 सेकंड में हो जाएगा, करिए। पूछा जा रहा है x-7 में वेरिएबल कौन सा है, चर कौन सा है। 5 सेकंड और 5, अभी भी 3-4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है,
जो काफी सारे आंसर तो किए हो, पिछले सारे आंसर किए हो, ये वाले का आंसर क्यों नहीं किया अभी तक? 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 100% आंसर सही है, इसमें एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड। इसका मतलब सभी को क्लियर है। अगर मैं लिख रहा हूँ x-7, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में चर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो चर क्या होगा? जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको, अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x दिख रहा है ना, तो x क्या हो गया हमारे पास? चर हो गया। 7 क्या है? 7 के बारे में अगर मैं बोलूं तो 7 को आप बोलोगे सर ये अचर था, तो हमसे अचर तो पूछा नहीं गया था, हमें चर पूछा गया था, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा चर होगा, यानी वेरिएबल होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर था, x। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। ठीक, अभी यहां बोला गया है 2y² 2y का स्क्वायर यानी वर्ग -3z क्यूब। ऐसा क्वेश्चन बताया था ना अभी। यहां पर आपसे अगर पूछा जाए चर बताइए, वेरिएबल बताइए, तो आप किस तरीके से लिखोगे? यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर ऑप्शन नहीं भी दिया रहेगा तो आपको पहचान लेना है, लिख लेना है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 8। हो गया सर हमारा। ठीक है, हो गया। हाँ, इतना समय काफी भी है, लेकिन थोड़ी देर और वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सभी के आंसर नहीं आए। थोड़ी देर वेट करते हैं। हो गया सर। ठीक है, चलो 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 सेकंड में इसको मैं एंड करूंगा। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चैट ओपन है आपका, कोई भी डाउट हो तो बताना। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको चर बताना है, वेरिएबल कौन सा है ना। तो लिखा क्या गया है? 2y का वर्ग -3z और यहाँ पर घन या क्यूब, जो भी आप कहते हो। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं चर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर y एक हमें दिख रहा है और एक z दिख रहा है ना। y और z दो इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर y एंड z ये दोनों हमारा इस क्वेश्चन में चर है, यानी वेरिएबल है। कहां पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, y एंड z। 2 और 3 को क्या बोलोगे? अगर मैं 2 और 3 ऑप्शन सी के बारे में पूछूं तो ये क्या है? अचर है सर। अचर है ना। आप बोलोगे सर ये हमारा कांस्टेंट है, और वाई जेड क्या है? हमारा चर है, वेरिएबल है। क्लियर है? तो वाई स्क्वायर और जेड क्यूब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी हमें, है ना। हमने सिर्फ वाई और जेड लिख दिया, हमारा काम हो गया। अचर तो यही है, चर सॉरी चर यही है, वेरिएबल यही है। ठीक है, तो चर अचर में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सभी सभी कोई क्लियर है, बताइए। कुछ भी डाउट नहीं है सर हमें। कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है बीजीय व्यंजक। तो पॉलिनोमियल जो आपका चैप्टर भी हम लोग कर रहे हैं ना, बहुपद, वो अलजेब्रा के अंदर आता है, यानी बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो बीजगणित में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक्सप्रेशन, व्यंजक तो पढ़ा था, लेकिन वो कौन सा था? अंकगणितीय, यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था। वहां पर क्या थे? प्लस माइनस। अभी जो हमने पढ़ा था प्लस माइनस गुना भाग के द्वारा क्या जुड़े हुए थे? सिर्फ संख्या। और सिर्फ संख्या कहने का मतलब क्या जुड़ा हुआ था? सिर्फ और सिर्फ अचर जुड़ा हुआ था। तो सिर्फ अगर अचर पद जुड़े हुए रहते थे तो उसे हम लोग अंकगणितीय व्यंजक कहते थे। अब अगर बीजीय व्यंजक की बात करें तो अचर के साथ चर भी आ जाएगा, यानी वेरिएबल भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। फिर से आप डेफिनेशन पढ़िए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। व्यय व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है, बीजीय व्यंजक क्या होगा? अगर हमारे पास प्लस माइनस गुना भाग, इनके द्वारा चर और अचर दोनों ही जुड़े रहे हैं आपस में, ठीक है, या अंकगणितीय व्यंजक में अगर कहीं पर भी एक जगह पर भी अगर चर आ गया, वेरिएबल आ गया, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कह देंगे, बीजगणितीय व्यंजक कह देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर y+5, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? मुझे बताइए।
क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है, हाँ या ना? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, यस या नो? अमित ध्यान से देखो फिर से, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है, क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? तो नहीं, यहां पर एक y दिख गया No, इसलिए sir. अंकगणितीय नहीं होगा। तो ये कैसा व्यंजक होगा? आप बोलोगे सर इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक, क्योंकि हमें एक y दिख रहा है, समझ में आया? क्योंकि एक अचर दिख रहा है, तो जहां पर भी अचर आ गया तो एक अचर और चर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे वाले को चर और अचर दोनों आ जाएगा तो क्या होगा? बीजीय व्यंजक। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? या सिर्फ मैं लिख दूं? चलो पहले ही उदाहरण कर देते हैं सारा, तो ये तो समझ में आ गया। ऑप्शन दूसरे वाले उदाहरण को देखो, इसको देखो, आप कहोगे क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है? यस या नो? बिल्कुल है ना? बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 33 अचर है, 78 अचर है, 2 अचर है, लेकिन साथ में कुछ जेड दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एस दिख रहा है ना? और जेड एफ एस क्या आ गया? ये सारे के सारे चर आ गए, तो चर और अचर दोनों ही दिख गया। इस वाले में मुझे क्या दिख रहा है? चर भी दिख रहा है और अचर भी दिख रहा है, तो दोनों ही चीज अगर आ गया तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कह देंगे, ठीक है? उसी तरीके से ऑप्शन इस वाले को देखो, है ना, तीसरे वाले उदाहरण को, तो यहाँ पर 225 के साथ y दिख गया, तो एक भी अचर आ गया, सॉरी एक भी चर आ गया, एक भी वेरिएबल आ गया, बाकी हम नहीं भी देखे तो हम कह सकते हैं सर ये कैसा होगा? बीजीय व्यंजक होगा। समझ में आया? तो ये कैसा होगा? बीजीय व्यंजक होगा। समझ में आया नहीं आया? बताइए। आ गया सर। आया? ठीक, और भी उदाहरण करेंगे सर ये अगर कोई थर्ड भी डाउट है। ऑप्शन वाला उदाहरण दोबारा समझाइए। थर्ड वाला, देखो थर्ड वाले में सिंपली इतना समझो कि यहाँ पर क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या सिर्फ अचर पद है या इसके साथ कुछ चर भी आया हुआ है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे x दिख रहा है, y दिख रहा है, दोनों मतलब है कुछ सर, चर भी चर आ भी गया, है। तो अचर और चर अच्छा। दोनों ही आ गया। अचर और चर दोनों ही आ गया किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी व्यंजक में, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कह देंगे। समझ में आया? यस सर। क्लियर? आ गया सर। अब मुझे बताइए, अगर मैं उदाहरण ये वाला लिखूं 5n + 7x - y, क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस यस सर। और नो? यस। है ठीक है, सर। तो साफ दिख रहा है ना? आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है? n 5 7, अगर मुझे अचर की बात करना हो तो मैं बोलूंगा सर 5 और इसमें 7 क्या अचर है भी हमारे है पास? और चर अचर है। भी है। हाँ, इसमें चर भी है, ठीक है? आप बोलोगे सर n x और y, इसमें चर भी है, तो आप बोलोगे सर अचर भी है चर भी है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक होगा। अच्छा, फिर से मैं कुछ लिख रहा हूं तो शायद नहीं दिख रही है, कुछ तो टेक्निकल एरर हो रही है, एक सेकंड। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक, चलो, तो आपको क्या पता है कि अचर और चर दोनों ही आपस में जुड़े हैं, तो ये बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है? और मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, मुझे बताना कि क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है, ठीक है? बस आपको पहचानना है। ओके अगर सर। मैं लिख दूं 5 + 9, क्या ये बीजीय व्यंजक है? नो सर। नो सर, क्योंकि इसमें ठीक है, अचर है और चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ अचर है सर, इसको क्या बोलेंगे? कैसा व्यंजक बोलेंगे? अंगणितीय व्यंजक। वेरी गुड, इसको आप बोलोगे सर अंक गणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है? इसको हम लोग अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। अगर मैं इसी वाले में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, 5 + 9 के साथ एक जगह पर यहां मैं x लगा दूं, अब क्या हो गया? अब ये बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है? अब बोलोगे सर बीजीय ये क्या है? व्यंजक हो गया सर। बीजीय व्यंजक, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स चर है और x का 5 और टर्म दिख 9 गया, और अचर x है। क्या है? एक चर है। चलिए अभी आप मन कीजिए, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अगर मैं लिखूं x + y, दो सिर्फ चर दिख रहा है, अब क्या बोलोगे? नहीं है सर, क्योंकि इसमें अचर नहीं है। नहीं, इसको आप बोलेंगे सर ये भी बीजीय व्यंजक है, इसमें अचर नहीं, ऐसा मत बोलना कि अचर नहीं है, अचर है, कुछ हिडन भी रहता है। अगर मैं x + y लिखूं, इसको लिख सकते हो ना 1 × x + 1 × y, है ना? तो अचर 1 है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी चर और अचर है, या सिर्फ अगर चर भी जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है? अगर मैं सिर्फ लिख दूं x + y + z, तो आप बोलोगे सर यह भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है? तो यह भी क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। समझ में आया? यस क्लियर है? सर।
बीजीय अच्छा, व्यंजक समझ समझ गई। में आ जाएगा। तो अब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा आंसर कर लोगे। बीजीय व्यंजक अंकगणितीय व्यंजक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो अंकगणितीय सर, व्यंजक कोई में भी सिर्फ कंफ्यूजन नहीं संख्या आना होगा हमें। चाहिए। फिर से यस मैं रिपीट सर। कर, अच्छा माइक बंद, माइक बंद। तो अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ संख्या होना चाहिए। बीजीय व्यंजक में संख्या और चर दोनों होने चाहिए, या सिर्फ चर भी रहेगा तो बीजीय व्यंजक होगा। चलो काफी बच्चे कर रहे हैं सर पोल में आंसर कर, क्वेश्चन पूछिए। चलो पोल आपके लिए रेडी है। तो पूछा जा रहा है क्या x+3 एक बीजीय व्यंजक है? सिर्फ यस और नो में आंसर करना है, हाँ या ना। ठीक है, थोड़ी देर में पोल दिखेगा। हो सकता है पोल में 4 ऑप्शन दिख रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में क्लिक करना है, ए या बी। क्या x+3 बीजीय व्यंजक है? इज x+3 एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? अगर है तो यस कीजिए, आपको लगता है नहीं है तो नो कीजिए। थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, जो भी आंसर कर रहे हो सोचो। अगर आप कह रहे हो हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। सिर्फ गेस नहीं करना है, करिए सर। आपके सामने रीजन कर होना दिया सर चाहिए। पोल में आंसर। ठीक है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आप आंसर करते हो ना आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही सभी बच्चे आंसर देंगे मैं खुद एंड करके डिस्कस कर लूंगा इसको। 3 बच्चे अभी रहते हो। 5 4 3 सर 2, आंसर हम बताएंगे। क्या बोल रहे हो? आंसर आप बताओगे? हाँ, हम बताएंगे। ठीक है, अभी बताओ। ए। सर क्योंकि x तो चर है और 3 है जो अचर है, और बीजीय व्यंजक में चर प्लस अचर और चर दोनों होने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि चर और चर दोनों होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ x+y लिख दूं तो दोनों ही अचर है, दोनों ही सॉरी चर है, तो ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। आप कह सकते हो सर अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि x+3 है ना, तो आप बोलोगे सर हमें एक अचर सॉरी एक चर दिख रहा है, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, तो या ये अंकगणितीय व्यंजक तो हो नहीं सकता है ना। अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ अचर होता है, और इसमें अगर कोई चर भी आ गया तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल एक बीजीय व्यंजक है ना। एक अलजेब्रा वाला टर्म है जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक होगा। यस, समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और वेरी गुड कि आप में से जितने बच्चों का आंसर आया था 100% आंसर सभी का सही था, एक भी आंसर इसमें गलत नहीं था, तो इसमें कोई डाउट थैंक है यू नहीं आप सर। सभी का। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। अच्छा ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर इसी तरीके से सारे आंसर सही होंगे। ठीक है, चलो। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? तो सभी को ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से, हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, इसमें मैं थोड़ा समय दे रहा हूं। चारों ऑप्शन को देखो और बताओ मुझे कि कौन सा बीजीय व्यंजक। कर दिया सर पोल में आंसर। ठीक है, ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए वेरी गुड, सभी के आंसर अभी तक सही है। 100% आंसर अगेन सही है, कौन सा बीजीय व्यंजक है। लेकिन अभी मैं जहां तक देख रहा हूं 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट के आंसर अभी तक नहीं आए हैं। चलो तो 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। चैट ओपन है। हाँ, अगर कोई आंसर बताना चाहता है तो आप बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो। बताइए कौन सा बीजीय व्यंजक है विथ रीजन, रीजन के साथ। बी तो सभी के आंसर आ रहे हैं, क्यों? ऑप्शन भी है सर। रीजन क्योंकि बताइए। सर वाई। चर है। हाँ बताइए। वाई हाँ वाई चर चलो है, ठीक है, एक अचर है। अच्छा चलो ठीक है, मैं सुरेंद्र से पूछ रहा हूँ। सुरेंद्र आप माइक ऑन करके बताओ कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर इसमें अचर भी नहीं, अचर चर नहीं, नहीं है, अचर नहीं, अचर तो है ना। चर नहीं है, चर नहीं है, चर नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? असंख्य, असंख्य। नहीं, इसे कहेंगे अंक गणितीय व्यंजक। ये व्यंजक तो है लेकिन ये अंक गणितीय व्यंजक है। आपको पढ़ा ना क्लास, सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारा था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो इसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। ऑप्शन सी भी क्या है, अंक गणितीय व्यंजक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, अलजेब्राइक, बीज गणितीय या बीजीय व्यंजक, है ना। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन टी में डी में दिख रहा है 3 और 2 दोनों ही अचर को गुना कर दिया गया है ना, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यह भी अंक गणितीय व्यंजक है। यह भी अंकगणितीय व्यंजक है, यह भी अंकगणितीय व्यंजक है।
ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है कि यह एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर एक y का टर्म दिख रहा है ना। y दिखने का मतलब क्या हुआ, चर हो गया, चर मतलब बीजगणित, है ना। तो आप बोलोगे सर ये बीजीय व्यंजक, समझ में आया। ऐसे सभी के आंसर फिर से सही थे, वेरी गुड, है ना। अगेन इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी का सही था, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर ले, Yes, कर sir. लें सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। अच्छा, इसमें हो सकता है कि ऑप्शन ए में आपको कुछ शायद दिख नहीं रहा क्लियर, ये लिखा गया है 2 माइनस 3/5, 3/5 है वो, 3/5 गुना 2, ठीक है। अब कीजिए, चैट आपका बंद है, पोल सेक्शन अभी दिखेगा। हाँ। तो आपको बताना क्या है कि इसमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि कौन सा बीजीय व्यंजक है। कर दिया सर उत्तर। ठीक है, सर मैंने ठीक है, 2 माइनस 3/5 लिखा गया है, इंटू 2 लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी ऑप्शन तो क्लियर दिख ही रहे आपको। तो आपसे पूछा जा sir. रहा है यहाँ पर कौन सा बीजीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहचानना है बस। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। चलो, तो कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। सर आपको हमारा नाम पता है? क्या बोल रहे हो? अच्छा, आपका नाम पता है सर आपको? नहीं, अभी तो याद नहीं है आपका नाम। चलो, ये सारी चीज क्लास के एंड में, अभी ध्यान ठीक से है पढ़िए, सर। क्योंकि देखो इससे क्या होता है ना, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, अभी पढ़ाई की बातें करते हैं ना। इतने सारे बच्चे हो, कई बार मैं आपकी आईडी नेम से ही आपको याद रखता हूँ, कई बार आपकी नाम याद नहीं रह पाती है। चलिए, ठीक है, बताइए कौन सा बीजीय व्यंजक है। D. डी। सर हम बताएंगे उत्तर, चलो, ठीक समझाएंगे है, भी। अभी मैं पोल को अब एंड कर रहा हूँ और अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन काफी आसान है, तो इसको डिस्कस करें सीधे। चलो, देखो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नहीं। चलो मैं आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑप्शन ए को क्या बोलोगे, अंकगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक। आप बोलोगे सर यहाँ पर सारे संख्या दिख रहे हैं, 2 भी एक अंकगणितीय संख्या है, व्यंजक है 3/5 सर। भी एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है ना। तो आप बोलोगे सर ये अंकगणितीय व्यंजक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ संख्याएं दिख रही है, 55/11 एक परिमेय संख्या है, 4 एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है। तो आप बोलोगे सर ये अंकगणितीय व्यंजक है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ संख्या ही दिख रही है, तो आप बोलोगे सर यह भी उत्तर नहीं हो सकता। बीजीय व्यंजक में हमें कम से कम एक जगह पर चर जरूर चाहिए, एक्स वाई जेड का टर्म जरूर चाहिए, है ना। एक्स वाई जेड ही जरूर नहीं है, ए बी सी डी कुछ भी अल्फाबेट। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में हमें ऐसा दिख रहा है कि जेड का क्यूब मतलब एक अचर आ गया, है ना। अब एक भी अगर अचर आ गया इसका मतलब एक बीज गणित का टर्म आ गया, है ना, बीजीय व्यंजक हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आया, क्लियर है, Yes, sir. सर ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। नो सर। अंको सर। अच्छा, सभी लोग अभी रुक जाना, कोई भी अभी लेफ्ट मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है होमवर्क के रिगार्डिंग।